तो भाई बेसिक तो सारी चीज़ें आपने देख ली हैं यूट्यूब वाली वीडियो के अंदर। और व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग तो पता चल गया होगा भाई, क्या चीज़ है, क्या काम है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी आगे की बातें करते हैं हम कि भाई ट्रेडिंग का काम हमें पता चल गया किस तरीके से हो रहा है। लेकिन ये काम चलता किस तरीके से है, मार्केट किस तरीके से मूव करती है, हमें ये चीज़ देखनी है। ठीक है, अब जो माशाल्लाह से सारे आप जॉब वाले बंदे हो, काम कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा आसान चीज़ आपको यही लगेगी कि इसमें जितना भी सारा का सारा जो मार्केट मूव करवाती है ना, वो कौन सा फैक्टर मूव करवाता है। तो उसका रीज़न्स हमारे पास होता है भाई सप्लाई एंड डिमांड का। ठीक है, आपका ज़रूरी नहीं है फॉरेक्स की मार्केट चल रही हो, दुनिया में कोई सा भी कारोबार आपका चल रहा है, वो सारा का सारा किस चीज़ पे चलता है, सप्लाई डिमांड पे चलता है। अब ये सप्लाई क्या चीज़ होती है, डिमांड क्या चीज़ होती है, इसको हम देख लेते हैं। तो अभी तो मिसाल के तौर पे आप फैक्ट्री में सारे काम कर रहे हो, आपको अच्छे से पता होगा कि भाई किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड आती है, तो हमें वही प्रोडक्शन में ज़्यादा चीज़ लेनी होती है। या किस किस इवेंट के ऊपर या किस किस महीने में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है, उस हिसाब से आपने काम करना होता है। तो हमारे पास जो मार्केट मूव करती है उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, देसी स्टाइल में, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले भाई एग्जांपल हमारे पास सीधी सादी सप्लाई डिमांड की आती है कि भाई कोई भी चीज़ कम हो। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ कम हो तो उसकी ऑलरेडी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे डायमंड है हमारे पास, बहुत कम पाया जाता है, कीमती पत्थर है भाई। ठीक है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब इसी तरीके से अगर डायमंड के मुकाबले में अगर मैं चांदी की बात करूँ भाई, चांदी के पत्थर की, या उसकी बात कर लो, मैं आयरन की बात कर लूँ, लोहे की बात कर लो, तो उसके रेट कम है। तो उसके रेट क्यों कम है कि भाई आयरन हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद है। ठीक है ना, डायमंड है ही नहीं, तो वो इसलिए कम चीज़ मतलब है। अब इसी इसकी दूसरी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि आपने देखा होगा कि भाई एक एग्जीबिशन लगती है, वहाँ पे पेंटिंग रखी हुई होती है। ठीक है, वो पेंटिंग क्या होती है, पूरी दुनिया में एक ही पेंटिंग होती है। मिसाल के तौर पे मोनालिसा की पेंटिंग है। ठीक है, देखा होगा आपने, एक आंटी की तस्वीर बनी हुई होती है, वो बहुत महंगी है भाई, दुनिया में नायाब पेंटिंग है, सबसे महंगी पेंटिंग है। अब वो एक ही पेंटिंग है। ठीक है, अब फर्ज कर लो पेंटर ने आपकी एक पेंटिंग बनाई है। अब उसकी ना तो दो कॉपी है, ना तीन कॉपी है, ना चार कॉपी है, वो एक ही है। अब एग्जीबिशन देखते हैं हम कि भाई जहाँ पर पेंटिंग की वो जो क्या कहते हैं, रोनुमाई होती है, सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं एग्जीबिशन के अंदर, तो उसकी कीमत लगती है। फिर जिसने पेंटिंग बनाई है वो एक कोई भी कीमत उसकी फ़िक्स कर देता है। मिसाल के तौर पे उसकी कीमत फ़िक्स कर देता है कि भाई ये $100 की है। ठीक है, अब वो पेंटिंग वहाँ पर जितने भी बंदे बैठे होते हैं या देखने आए होते हैं एग्जीबिशन, जिसको भी पसंद आ जाती है, तो वो कहता है चलो जी मैं बाय कर रहा हूँ। आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर या वैसे भी देखा होगा, तो उनके पास एक प्ले कार्ड होता है हाथ में, वो एक उठाते हैं, कहते हैं भाई, मतलब बाय का एक कार्ड होता है उनके पास कि भाई मैं ख़रीदना चाहता हूँ ये। तो वो बिट लगाते हैं इसकी कि भाई मैं इसकी 100 की लेता हूँ। लेकिन वहाँ पर इतने सारे लोग बैठे होते हैं, तो अब जाहिर सी बात है एक बंदे को तो पसंद आएगी नहीं, हो सकता है दो को आ जाए। तो दूसरा बंदा ये चाहेगा कि यार इसके पास नहीं जाए, इससे इसको मैं ख़रीद लूँ। तो दूसरा बंदा क्या कहता है कि वो उसके थोड़े से पैसे बढ़ा देता है, कहता है भाई मैं इसके $150 देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो ये मुझे दे दो आप। अब इसी तरीके से तीसरे बंदे को भी पसंद आ जाती है चीज़, बोलता है यार मैं ले जाऊँ इसको, मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, मेरे ड्राइंग रूम में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो तीसरा बंदा क्या करता है, वो इसके $200 देने को तैयार होता है। ठीक है, अब इस तरीके से चीज़ों के रेट बढ़ने स्टार्ट होते हैं कि चीज़ हमारे पास एक ही है और ख़रीदार इसके ज़्यादा बनते जा रहे हैं। अब इसी तरीके से चौथा बंदा होगा, वो और रेट बढ़ा देगा, पांचवा होगा। तो ऐसे करते करते इस पेंटिंग के रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब रेट क्यों बढ़ना स्टार्ट हुए इसके, कि भाई ये पेंटिंग की एक ही है। ठीक है, लेने वाले ज़्यादा हैं। अब अगर तो पेंटिंग की कॉपीज़ होती हैं बहुत सारी, मिसाल के तौर पे इसकी होती हैं भाई 100 कॉपीज़ बना देता वो, कि भाई इसकी मैंने 100 पेंटिंग्स बनाई है। तो क्या इस पेंटिंग के रेट बढ़ते हैं? इसके कभी भी रेट नहीं बढ़ते। ये 100 की है ना, ये 100 की ही रहती। और ये जो इसने 100 कॉपीज़ बनाई है या 200 कॉपीज़ बनाई है इस पेंटिंग की, हो सकता है पूरी 200 की 200 कॉपी सेल भी ना होती, गिनती की 10 हो जाती, लोगों का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है इसके अंदर, गिनती की 50 सेल हो जाती। ठीक है, तो ये इसकी डिमांड में इजाफा करता है। सही है जी। अब इसी तरीके से एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ
मैं अगर बात करता हूँ, क्या कहते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आज जाके भाई क्या कहते हैं साथ भाई, आप जाओ मार्केट और मार्केट से मुझे कोई बकरा ला के दे दो। आप बोलोगे सर जी ओके, काम हो जाएगा, आपका बकरा आपके पास आ जाएगा। तो आप जब आज बकरा लेने जाओगे ना, ठीक है, एक मैं गंदा सा बकरा बना देता हूँ, तो भाई बकरा लेने जाओगे मंडी के अंदर या कोई भी यहाँ पे जो भी मार्केट है बकरा जहाँ बिकते हैं, तो आज की तारीख के अंदर आपको जो बकरा है ना वो कम से कम भी 25,000 वो बोलेगा। बोलेगा भाई ये 25,000 का बकरा है। आप उससे ज़िद बहस करके 17,000 का ले आओगे या 18 या 19 का, इतने या 15 का ले आओगे, ठीक है। तो आज की तारीख में मुझे 17, 18, 19, 20 तक का एक बकरा मिल जाएगा, ठीक है। अब यही काम मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई बकरा ईद का दिन है, मुझे करनी है कुर्बानी, और मुझे बकरा ला के दे दो भाई साथ साथ, तो तुम पूरे पाकिस्तान में ढूंढ लोगे, तुम्हें 25,000 का बकरा मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। यही सेम बकरा अगर आप बकराईद पे लेने जाओगे ना, कम से कम भी आपको 50,000 का मिलेगा। अब ये 50,000 का क्यों मिलेगा? ये 50,000 का इसलिए मिलेगा कि भाई बकरा एक ही है, लेने वाले मतलब ज़्यादा है, ठीक है। अगर आज कोई ले रहा है मार्केट के अंदर, अगर 100 बकरे किसी के पास खड़े तो 100 के 100 आज नहीं बिकेंगे। मुश्किल से अगर एक ही बिक जाए, दो बिक जाए, तीन बिक जाए, बहुत है ये भी। लेकिन यही टाइम अगर बकरा ईद का हो तो उसको पता है कि भाई अगर मेरे पास 100 बकरे हैं तो 1,000 बंदा बाहर खड़ा हुआ है इसको लेने के लिए, तो उसकी भाई डिमांड में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपनी मर्ज़ी के पैसे बोलेगा, तो ना तो वो कम करेगा, जिस तरीके से इसने 25 से 17 पे आया ना, 50 से ये 30 पे नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके नखरे ही अलग होंगे। सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा, वो मुंह ही नहीं लगाएगा हमें, बोलेगा भाई लेना है लो, नहीं लेना आगे जाओ, आगे ख़रीदार बहुत है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, ये चीज़ डिमांड में इजाफा करती है। भाई अभी इस चीज़ की डिमांड है, ठीक है। जब इस चीज़ की डिमांड नहीं होगी, इसके अंदर सप्लाई होगी, माल पीछे बहुत सारा पड़ा हुआ है, ख़रीदार नहीं होगा, तो ये चीज़ सप्लाई में आ जाती है। और इसी तरीके से भाई बहुत सारी चीज़ें रमज़ान में हम देखते हैं कि भाई हमारे फ्रूट्स महंगे हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जो सेब केला हमें क्या कहते हैं रमज़ान से पहले 50, अभी 100 रुपये मतलब 50 रुपये दर्जन केला मिल रहा है, ठीक है। 12 केले ले लो 50 रुपये के, 100 रुपये के 2 दर्जन ले लो, मतलब लूट मची पड़ी है, ठीक है। अगर आज दिख जाए रमज़ान का चांद, तो ये जो 50 रुपये दर्जन वाला केला है ना, आपको ये 200 रुपये का मिलेगा। अब उसको पता है कि भाई लोग यहाँ पर पागल हैं, ठीक है, रोज़ा खोलना है लोगों के, केले से ही रोज़े खुलेंगे, ठीक है। फ्रूट्स उनको लाजमी चाहिए, चांद दिखते के साथ ही मार्केट में रश फूट, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, डिमांड में इजाफा करती हैं कि भाई लेने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। चीज़ हमारे पास जो है हम अपनी मर्ज़ी से रेट देंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सप्लाई एंड डिमांड पे चलती हैं। तो आपकी ये जो फॉरेक्स मार्केट है ना, ये भी सप्लाई एंड डिमांड पे चलती है। अब पूरी दुनिया के अंदर लोग बोल रहे हैं भाई डॉलर मुझे चाहिए, डॉलर मुझे चाहिए, सबने डॉलर के अंदर कमाना है, ठीक है। तो क्या होगा इससे कि भाई डॉलर की जो डिमांड है उसमें इजाफा होगा, उसकी कदर कीमत में इजाफा हो जाएगा, उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी आपकी जो मार्केट है, करेंसी की मार्केट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो सब की सब इसी चीज़ पे चलती हैं। तो भाई सप्लाई डिमांड समझ में आया, ये बताओ। ये इसकी और एग्जांपल दूं बैठ के? मुझे अगर चैट में मैसेज भी कर दोगे ना, मैं देख लूँगा, यहाँ पे मैसेज आता है जैसे मैंने अभी किया हाय का। आगे समझ में। आ गया ना, ठीक है। बस बताते रहा करो मुझे, वरना फिर मैं आगे निकल जाऊँगा, ठीक है भाई। सप्लाई डिमांड हमारे पास इस तरीके से वर्क करती है। अच्छा जी, मार्केट को चलाते कौन बनते हैं, कि मार्केट के जो प्लेयर्स होते हैं वो कौन कौन लोग होते हैं, कि भाई मार्केट हमारे पास जो फॉरेक्स चल रही है कौन कौन लोग चला रहे हैं, ठीक है। अब 1994 से पहले जो मार्केट चलती थी, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता था? उसके अंदर हम नहीं होते थे। उसके अंदर होती थी भाई गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, और ये आपके जो होते हैं स्टॉक मार्केट वाले सारे ये होते थे, ठीक है। अब 1994 के बाद हम भी इसका मार्केट का पार्ट बन गए। तो इसलिए भाई यहाँ पर अब जो मार्केट बंदे चला रहे हैं उनको हम 3 टायर के अंदर डिवाइड करते हैं, टायर नंबर 1, टायर नंबर 2, टायर नंबर 3। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये टायर नंबर 1 क्या चीज़ होती है।
भाई टायर नंबर 1 के अंदर आता है आपका सेंट्रल बैंक आ जाता है, आपके इंटर बैंक्स आ जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है, पूरी की पूरी। ये सारे के सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आपका कोई सी भी मतलब कंट्री हो, उसके वहाँ के जो भी, जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक है ना, इसी तरीके से हर जगह के आपके बैंक ऑफ क्या कहते हैं, जापान का हो गया, कनाडा का हो गया, यूरोप का हो गया, स्टेट बैंक हो गया, ये सारे के सारे ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, आपके जितने भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, आपका मिज़ान बैंक हो गया, यूबीएल हो गया, और जो भी है एलाइड बैंक है, जितने भी प्राइवेट बैंक्स आते हैं, ये सारे के सारे इस ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली टायर आती है भाई बैंकर्स की और गवर्नमेंट की, कि सारे के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो इस मार्केट को चलाते हैं, ठीक है। और नंबर 2 पे टाइप आ जाती है इंस्टीट्यूशंस की। अब ये इंस्टीट्यूशंस कौन से लोग होते हैं? इंस्टीट्यूशंस हमारे पास आती हैं प्राइवेट कंपनीज, यानी प्राइवेट लोग, बहुत बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं। जैसे हमारे पास इंडिया में देखोगे टाटा है, अंबानी है, मलिक रियाज टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, मतलब एलोन मस्क टाइप के होते हैं, मार्क जुकरबर्ग टाइप के होते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का जो ओनर है, नाम याद नहीं आ रहा अभी, बिल गेट्स टाइप के जो होते हैं, ये सारे के सारे जितने भी बड़े लोग होते हैं, तो इनकी बाकायदा ये लोग सारे के सारे इस ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। इसमें यहाँ पे नाम है, सिटी ग्रुप्स के नाम है, जेपी मॉर्गन के नाम है, एक सर्च करना, ब्लैक रॉक, बहुत मशहूर है, ठीक है, ब्लैक रॉक, इसको आप देखना। ये मतलब ये हर चीज़ मतलब नंबर 1 सारी चीज़ों में बिलियंस के अंदर मतलब इसकी ट्रेड्स लगी हुई होती है मार्केट के अंदर। और ठीक है, ये आपके दो लोग कहलाते हैं बड़ी मछली। बड़ी मछली बोले तो शार्क या वेल फिश, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये भी कहते हैं, और इन लोगों को हम कहते हैं स्मार्ट मनी, ठीक है। ये इन नामों से जाने जाते हैं लोग दोनों, आपका टायर नंबर 1 और टायर नंबर 2, ठीक है जी। और थर्ड नंबर पे टाइप आती है रिटेल ट्रेडर की। ये दोनों समझो आप, ये आपके होलसेल मार्केट की तरह मतलब बड़े बंदे हैं, ठीक है। और रिटेल ट्रेडर, आपका जो रिटेलर आपके पास आम बंदा होता है, वो होते हैं हम। रिटेल ट्रेडर का काम क्या होता है भाई? रिटेल ट्रेडर का काम ये होता है कि भाई रोज़ का रोज़ खाना है और रोज़ का रोज़ कमाना है, जो भी कमाया है दुकान बंद करी घर गए, ठीक है, फिर दूसरे दिन आना है, फिर कमाना है और फिर खाना है। तो हमने भी इस मार्केट के अंदर यही वाला काम करना है, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे अकाउंट इतने बड़े होंगे नहीं, सीधी सी बात है, जितने बड़े इनके अकाउंट्स होंगे जो हमारे पास स्मार्ट मनी है। तो हमने हमेशा क्या करना है भाई, हमने स्मार्ट मनी नहीं बनना है, ठीक है। और हमें बड़ी मछलियों की तरह बड़ी मछली नहीं बन रहा है, या उनकी तरह ट्रेड नहीं करनी है। हमने हमेशा ट्रेड करनी है रिटेल ट्रेडर की तरह, जो एक रिटेलर आम बंदा होता है। मिसाल के तौर पे क्या मिसाल दूँ, जैसे एक सब्ज़ी वाला होता है ना भाई, उसका सब्ज़ी वाले का काम क्या होता है, ठेले वाले का, वो रोज़ाना मार्केट जाता है सब्ज़ी मंडी, और रोज़ थोड़ी सी सब्ज़ी लेकर आता है, सही है, और अपनी सब्ज़ी बेचता है वो, और फिर अपने घर चला जाता है। अब वो सब्ज़ी मंडी वालों की तरह बड़े बड़े स्टॉक होल्ड नहीं करता कि भाई ये स्टॉक कर लूँ या मैं वो स्टॉक कर लूँ, या आलू अभी सस्ता मिल रहा है मैं उठा लूँ, या कच्चा मिल रहा है अभी उठा लूँ, फिर पक जाएगा फिर ज़्यादा दामों में बेच, इन चक्करों में नहीं पड़ता वो, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा भाई, जो भी उसको चीज़ मिल रही है उस दिन, जो भी उसका रेट होगा उसी रेट पे ख़रीदेगा, उसी रेट पे बेचेगा, प्रॉफिट लेगा, घर जाएगा। तो हमने भी यही काम करना है, ठीक है, हमने लंबे चौड़े चक्करों में नहीं पड़ना है। अब वो क्यों नहीं पड़ना है? क्योंकि हमारे पास इतने बड़े ट्रेडिंग के अकाउंट नहीं होंगे। अब ये जो जितनी भी बड़ी मछलियाँ हैं ना, ठीक है, इनसे हमें थोड़ा सा बच के चलना है। अब इनसे बच के किस तरीके से चलना है? अगर इन बड़ी मछलियों ने कोई चीज़ क्या की है, ख़रीदी हुई है, बाय की हुई है, तो गलती से भी हम उस चीज़ को क्या नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। अगर कुछ चीज़ इन्होंने ख़रीदी हुई है हम बेचेंगे नहीं, अगर इन लोगों ने कोई चीज़ बेची हुई है हम ख़रीदेंगे नहीं। हमने इनके अपोजिट डायरेक्शन में काम नहीं करना है। अपोजिट डायरेक्शन में काम क्यों नहीं करना है? इनकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरीके से है कि भाई बड़ी मछली जब हम कह रहे हैं तो एक बड़ी मछली में बना के दिखाता हूँ। बड़ी मछली शिकार किस तरीके से करती है, कभी नेशनल जियोग्राफिक पे देखा है? बड़ी मछली क्या करती है, छोटी मछलियों को खा रही होती है, छोटी मछलियाँ बना रहा हूँ भाई, गुजारा कर लेना।
ठीक है, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती है। अब क्यों खाती है भाई? ये लोग बड़ी मछली के सामने आ जाते हैं। ठीक है। अब जो चालाक मछलियाँ होती हैं, मतलब जो समझदार मछलियाँ होती हैं, वो इनके सामने नहीं आती, इनकी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आती हैं। वो क्या करती हैं, वो इस बड़ी वाली मछली के नीचे छुप जाती हैं। छोटी मछलियाँ जो होती हैं ना चालाक, वो क्या करती हैं भाई, छोटी मछली खराब बन गई, ठीक है, वो इसके नीचे छुप जाती हैं। अब उनका काम क्या होता है, बड़ी मछली जब छोटी मछलियों को खा रही होती है और जो इसके मुंह से ज़र्रात गिर के नीचे आ रहे होते हैं, तो छोटी मछली क्या करती है भाई, इन ज़रातों को खा के गुजारा करती है, इनका पेट भर जाता है, बोलते हैं भाई हमारे लिए यही बहुत है। ठीक है। अब क्यों हम खामा खाएं इसके सामने जाएं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, खुद हम इसका शिकार बन जाएंगे। तो हमने भी यही करना है कि भाई जब बड़ी मछली ने कुछ चीज़ खरीदी हुई है, तो हमने भी उस चीज़ को ख़रीदते हुए चलना है। अब वो आगे चल के हम सीखेंगे भाई हमें कैसे पता चलेगा कि बड़ी मछली ने क्या किया है। तो इनके फूड स्टेप्स हमें पता चल जाएंगे, तो जिनको हम फॉलो करते करते अपने काम करेंगे। ठीक हो गया। बिल्डोज़र देखा है ना आपने, बिल्डोज़र की तरह इसकी मिसाल है कि भाई बिल्डोज़र के हमेशा पीछे पीछे चलना है आपने। एक गंदा सा बिल्डोज़र बना देते हैं हम, ठीक है। इसके आगे खड़े हो गए ना बिल्डोज़र के, तो क्या होगा भाई आपका, आप स्टिकर बन जाओगे। ठीक है, बिल्डोज़र जब ऐसे चल के आगे आएगा ना आपके सामने, इसके सामने खड़े हो गए कि नहीं भाई नहीं, आपने इस चीज़ को ख़रीदा हुआ है, मैं तो सेल करूँगा। ठीक है, ऐसा करोगे ना आप, तो क्या होगा, आपका स्टिकर बन जाएगा। लेकिन आप बोलोगे ठीक है जी आपने इसको ख़रीदा हुआ है, मैं भी इसको खामोशी से ख़रीदता हुआ आपके पीछे पीछे चलूँगा, तो हम फिर सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी ये कहानी है मार्केट के प्लेयर्स की, जो कि हम आगे चल के सारी सीखेंगे। ठीक है। अब इनमें बहुत सारे कंपनीज आ जाती हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं प्राइवेट्स। ये 3 लोग यहाँ पर काम करते हैं जो इस मार्केट को चलाते हैं। ये सारे के सारे इसी चीज़ में ख़रीदो फरोख्त करते हैं। और इनकी जो ट्रेड्स होती हैं, ये जो 2 बंदे ना, इनकी एक एक ट्रेड 10-10 मिलियंस की होती है। ठीक है, मिलियंस के अंदर इनकी ट्रेड्स लग रही होती हैं। तो आप खुद सोच लो भाई ये मार्केट को कैसे चलाते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम करेंसीज़ की। आपने वीडियो में देखा होगा कि भाई फॉरेक्स मार्केट के अंदर सारी करेंसीज़ की ख़रीदो फरोख्त होती है। तो अब दुनिया में इतनी सारी करेंसीज़ हैं, हमने किस करेंसी के अंदर ख़रीदो फरोख्त करनी है। ठीक है। तो जो समझदार लोग होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई डॉलर लेके रख लो, रेट बढ़ेंगे बाद में बेच देंगे। यूरो लेके रख लो, रेट बढ़ेंगे बाद में बेच देंगे। ठीक है, ये सारे के सारे डॉलर ख़रीद रहे होते हैं, यूरो ख़रीद रहे होते हैं। कभी किसी की, कभी आपने देखा है कि कोई बोल रहा हो यार बांग्लादेश की करेंसी लेके रख लो, बाद में बेच देंगे, या इंडियन रुपीस लेके रख लो। उनको पता है वो क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि उनको पता है भाई ये बांग्लादेश की करेंसी के तो रेट बढ़ने ही नहीं है। ठीक है, या कोई इंडिया की करेंसी के रेट नहीं बढ़ने। ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी काम हैं, मतलब जो भी ख़रीदो फरोख्त होगी वो मेजर करेंसी पे होगी जिनके रेट्स बढ़ रहे होंगे। ठीक है, बांग्लादेश की कोई नहीं ख़रीदेगा, इंडियन रुपीस की कोई नहीं ख़रीदेगा। ठीक है, मैं बोल दूंगा भाई साउथ अफ्रीका की करेंसी लेके रख लो, तो आप मुझे बोलोगे सर जी क्या हो गया, आपको साउथ अफ्रीका की तो करेंसी यहाँ पे मिलेगी भी नहीं। तो इसलिए हमने भी जो ट्रेड्स करनी है यहाँ पर इस मार्केट में ख़रीदो फरोख्त करनी है, तो हमने भी वो करेंसीज चूज़ करनी है जिस पर, मतलब जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी। पूरी दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इस पर काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो हमारे पास 7 कंट्रीज़ की आती हैं, 7 करेंसीज आती हैं हमारे पास, 7 स्टेट की मेन करेंसीज आती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं। ठीक है, आपके जितने भी 95% ट्रेडर्स हैं वो इनके अंदर ट्रेड्स कर रहे होते हैं। तो अब जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ख़रीदो फरोख्त होगी, ठीक है, उनका जो मार्केट का जो ग्राफ होगा या रोज़ाना का जो वॉल्यूम आएगा, उसके अंदर वॉल्यूम से मुराद ये कि जितना पैसा आएगा तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब जिसमें ज़्यादा पैसा आएगा उसमें क्या होगी, ज़्यादा हलचल होगी, वो तेज़ी से ऊपर भी जाएगा, वो तेज़ी से नीचे भी आएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी करेंसी की, और किसके मुकाबले में बात करता हूं मैं, डॉलर के। अब मैं देखता हूं कि भाई 6 महीने हो गए 280 पे ही रुका हुआ है डॉलर। ठीक है, बस कभी 1 रुपया नीचे आ जाता है, कभी 1 रुपया ऊपर आ जाता है। अब ये एक ऐसा करेंसी का मेरे पास वो बन जाएगा पेयर, अगर मैं इसको लेके होल्ड करूं
तो मैं नुकसान में हूँ। 6 का 6 महीना हो गया मेरे पास कि बस ये कभी 1 रुपया नीचे आ रहा है, कभी 1 रुपया ऊपर, कोई मूवमेंट नहीं आ रही बड़ी। मैं इसमें से कमाऊँ तो कैसे कमाऊँ? ठीक है। तो हम वो वाला करेंसी यूज़ करेंगे कि भाई जिसके तेज़ी से रेट ऊपर जाए, तेज़ी से रेट नीचे आए। अब ये तेज़ी से ऊपर जाने वाला काम, तेज़ी से नीचे आने वाला काम किस में हो सकता है? ये काम सिर्फ उसी में हो सकता है कि भाई जिसमें सब लोग काम कर रहे हो, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा होगा। ठीक है। अब वो मैं बता देता हूँ आपको कि 7 करेंसी ऐसी हैं जिसमें हर बंदा इंटरेस्टेड होता है ख़रीदो फरोख्त करने के लिए। अब वो 7 कौन कौन सी हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, करेंसी की 3 टाइप्स आती हैं हमारे पास। सबसे पहले मेजर करेंसी पेयर आता है हमारे पास। अच्छा, जो करेंसी होती है ना हमारे पास, पेयर के अंदर ट्रेड होती है। अब ये पेयर से क्या मुराद है भाई? जो यूट्यूब वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि जब हम उम्रे पे जा रहे थे, ठीक है ना, तो जब हम करेंसी एक्सचेंज कर रहे थे, तब्दील कर रहे थे, ठीक है ना, तो मेरे पास पाकिस्तानी रुपीस था और मेरे पास क्या था, सऊदी रियाल था। रियाल था मेरे पास, ठीक है। तो एक करेंसी तब्दील करने के लिए दूसरी करेंसी का होना लाजमी है। अब मैं अकेली करेंसी को ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकता या चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मेरे पास एक करेंसी को तब्दील करने के लिए दूसरी करेंसी का होना लाजमी है। तो ये 2 करेंसी के ऊपर काम होता है। इसको जब 2 करेंसी हो जाएंगी तो इसको हम कहते हैं पेयर, यानी पेयर के अंदर काम कर रही है, ठीक है, जोड़ी के अंदर काम करती हैं ये। तो हमारे पास जो पेयर बनती है, जो जोड़ी बनती है करेंसीज की, वो 3 टाइप्स की होती हैं, 3 तरह की होती हैं, ठीक है। अच्छे पेयर्स मार्केट ने खुद ही सेट करके रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना के पहुंच जाएं। ये मार्केट ने खुद ही सेट करके रखे हुए हैं कि भाई आप इस पेयर के अंदर काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है, वो टाइप आती है मेजर करेंसी पेयर की आती है। दूसरे नंबर पे आती है माइनर की आती है। तीसरे नंबर पे आता है एक्सोटिक। सबसे पहले एक्सोटिक की बात कर लेते हैं। एक्सोटिक वो पेयर होता है कि भाई जो मार्केट के स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता। जिस तरीके से मैंने बात करी थी भाई, पाकिस्तान की करेंसी 6 महीने से एक ही जगह रुकी है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ की करेंसी मतलब इतनी है नहीं, मतलब किसी को दिलचस्पी ही नहीं है उनकी करेंसी खरीदो फरोख्त करने में या अपने पास लेके रखने में या होल्ड करने में, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी करेंसी, वो किस में आते हैं करेंसी पेयर्स? एक्सोटिक के अंदर आते हैं। जैसे आपका साउथ अफ्रीकन हो गई, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं कि मतलब कोई भी उनमें कोई खरीदो फरोख्त करना नहीं चाहता। तो इसकी मैं पेयर्स आपको दिखा दूंगा कौन कौन से होते हैं। अच्छा जी, माइनर की बात करते हैं। माइनर पेयर्स कौन से होते हैं? माइनर करेंसी पेयर वो होते हैं आपके जिसके अंदर डॉलर नहीं आता है, ठीक है। और मेजर करेंसी पेयर कौन से होते हैं आपके, कि जिसके अंदर डॉलर साथ हो। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैं पाकिस्तान की करेंसी और सऊदी रियाल की बात कर रहा था, तो ये दोनों करेंसी पेयर मतलब इसके अंदर डॉलर नहीं है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये माइनर के अंदर आ जाएगा। अगर मैं बात करूँगा कि भाई यूरो की बात करता हूँ मैं, मेरे पास ये यूरो है और ये मैं तब्दील करने लगा हूँ डॉलर से, यूएसडी से, ठीक है। अब ये यूरो के साथ क्या आ गया? डॉलर आ गया, यूएसडी आ गया। तो मेरे पास ये वाला करेंसी पेयर किस में आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा मेजर के अंदर आ जाएगा। अब इसकी सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये मेरे पास क्रॉस करेंसी पेयर यहाँ पे बने हुए माइनर। अब ये माइनर मुझे कैसे पता चला भाई माइनर है, ठीक है। अच्छा, ये कंट्रीज़ की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। अगर आप क्रिकेट देखते होगे तो अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि भाई EUR मेरे पास यूरोप के लिए यूज़ होता है, JPY मेरे पास जापान के लिए यूज़ होता है, GBP मेरे पास लंदन के लिए यूज़ होता है, CAD जो कैड है मेरे पास, ये आपका कैनेडियन डॉलर है, ठीक है, AUD आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और NZD आपका न्यूजीलैंड है। जिस तरीके से मैच के अंदर देखते हो बांग्लादेश लिखा हुआ आता है, BD लिख देते हैं, या न्यूजीलैंड की क्रिकेट खेल रही है तो भाई NZD लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है AUS लिख दिया। तो हम ये देख के पता चल जाते हैं भाई कौन सी टीम खेल रही है। पाकिस्तान की खेल रही होती है, पाक लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंबल। इस तरीके से जैसे हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं आजकल ऑनलाइन, हम देखते हैं कि भाई कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है, हम देखते हैं अरे वहाँ पे लिखे होते हैं 20
और साइड में छोटा सा लिखा हुआ होता है यूएसडी। अगर हम जाते हैं हम समझते हैं 20 रुपए की है, लेकिन 20 रुपए की नहीं होती, वो यूएसडी लिखा हुआ होता है, वो $20 की होती है, ठीक है। उस कहीं पे भाई लिखा हुआ होता है 20 PKR, तो हमें पता चल जाता है PKR ये पाकिस्तानी रुपीस है। अगर इस 20 के आगे INR लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा ये इंडियन रुपीस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये करेंसीज के शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो अब यहाँ पर हम माइनर करेंसी पेयर की बात करते हैं। भाई माइनर करेंसी पेयर कौन से होते हैं? अच्छा, लिंक अभी एक्सपायर होगा 3 मिनट के अंदर जो जूम का है, तो मैं आपको एक सेकंड के अंदर दूसरा लिंक भेज दूंगा, तो आपने दोबारा फिर से सारे के सारे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं कि भाई माइनर करेंसी पेयर कौन से हैं। माइनर करेंसी पेयर हमारे पास आ जाते हैं यूरो GBP लंदन के साथ हो रहा है आपके साथ, यूरो CHF के साथ हो रहा है, यूरो कैनेडियन डॉलर के साथ हो रहा है, यूरो ऑस्ट्रेलियन के साथ हो रहा है, न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, जापान के साथ हो रहा है। ये पेयर बना हुआ है, दोनों जोड़ी में बनी हुई है। अब इसमें यहाँ कहीं आपको USD नज़र आया, आप बोलोगे सर जी नहीं नज़र आया, तो ये आपका किस में आ जाएगा? माइनर के अंदर आ जाएगा। अब ये जापान की करेंसी किसके साथ एक्सचेंज हो रही है? CHF के साथ, ठीक है, स्विस के साथ हो रही है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, JBP USD, इधर कहीं USD लिखा हुआ नज़र आ रहा है? आप बोलोगे नहीं सर जी यहाँ पे मुझे USD कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा, तो ये भी किसके अंदर आएगा? माइनर के अंदर। ये सारे के सारे माइनर है। ये GBP USD किसके साथ ट्रेड हो रहा है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ, कैनेडियन डॉलर के साथ, न्यूजीलैंड डॉलर के साथ, ये भी माइनर के अंदर आएगा। यहाँ पर भी मेरे पास USD नहीं है। सी अपना कैनेडियन आपका आ गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये CHF नहीं हो रहा भाई, किसी के साथ भी नहीं, यहाँ पे USD है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे करेंसी पेयर कौन से हैं? ये माइनर है। अब हम बात करते हैं वो वाले करेंसी पेयर की जो मेजर है। अच्छा, इसमें ये हमारे किसी काम के नहीं है। अब जो हमारे पास काम के करेंसी पेयर हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मैं लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं ये वाले पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है भाई, गोल्ड का पेयर मेरे पास आ गया। अब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनको सबको यही बात एक कहता हूँ कि भाई आपने जब भी काम करना है इसको सीखो, और जब भी काम करो हमेशा 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 एक पेयर के ऊपर काम करना है। अब जो बच्चे होते हैं हमारे, ठीक है, जो थोड़े से और स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, सीखने के बाद गोल्ड के अंदर भी ट्रेड लगा के बैठे होते हैं, यूरो USD में भी लगा के बैठे होते हैं, JPP USD, मतलब ये जितने सातों के सातों पेयर हैं सब में मेजर पेयर के अंदर ट्रेड लगा के बैठे होते हैं। वो कहते हैं भाई इसमें से भी कमा लो, 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 ठीक है। इसमें ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, डिसिप्लिन आपका जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। आपने हमेशा एक चीज़ पे जितना ज़्यादा फोकस रखोगे, ठीक है, तो आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होने से बच जाएगा। अब गोल्ड के ऊपर ट्रेड लगी होगी आपकी, एक पेयर पे एक ट्रेड लगी होगी, तो सारा का सारा फोकस आपका इसी के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो जितनी भी आपको ये शार्प निगाह है ना, सारी की सारी इस पे गड़ी होंगी कि हाँ भाई मार्केट क्या कर रही है। अब जितनी ज़्यादा पेयर्स पे आपकी ट्रेड लगी होगी ना, उतना ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्ट होगा। आप टेंशन के अंदर होगे, यार इसमें क्या चल रहा है, इस वाले में, मतलब उस चीज़ को बार बार खोलोगे कि अब यार इसमें जाके देखता हूँ क्या चल रहा है, इसमें जाके देखता हूँ क्या चल रहा है। तो वो आपका जो फोकस होता है ना वो सारा का सारा हट जाता है एक जगह से। फिर आप मतलब डिवाइड हो जाते हो भाई, कि भाई मैं, हो सकता है भाई इसमें जो 7 करेंसी पेयर्स हैं, 2 के अंदर प्रॉफिट चल रहा हो या 3 के अंदर प्रॉफिट हो, बाकी 4 के अंदर लॉस चल रहा हो, तो आपका दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो आप इन 3 के प्रॉफिट को मैनेज करने के बजाय वो 4 के लॉस में फंस जाओगे कि यार ये मेरी लॉस में जा रही है। तो जब उसमें 4 के लॉस को देखने में फंसोगे तो जो 3 का प्रॉफिट भी आ रहा होगा ना वो भी हाथ से चला जाएगा। तो बंदा इस चीज़ में मतलब डिवाइड हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ सारे के सारे स्टूडेंट्स को कि भाई जब भी आपने काम करना है, ठीक है, तो आपने एक पेयर चूज़ कर लो कोई भी। एक पेयर चूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि भाई आप एक पेयर के उसके मास्टर बन जाते हो। मास्टर से मुराद ये है कि जब आप एक पेयर लोगे, मिसाल के तौर पे गोल्ड पे काम कर रहे हो, ठीक है, अब आपको इस पेयर के ऊपर काम करते करते, प्रैक्टिस करते करते, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल,
आपको इस पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसके जो चलने का तरीक़ेकार होता है कि हाँ भाई जो गोल्ड की मार्केट है, ठीक है। अब एक जो सब्जी मंडी वाला होता है ना, उसको उसकी मार्केट का पता होता है कि हाँ भाई अब ये सीज़न आ रहा है तो टमाटर के रेट बढ़ जाएंगे, अब ये सीज़न आ रहा है तो भाई आलू के रेट कम हो जाएंगे। उसको सारी की सारी चीज़ें पता होती हैं। अब वो क्यों पता होती हैं? वो उसके साथ उसने टाइम बिताया होता है, ठीक है ना। तो जब आप एक पेयर के ऊपर, गोल्ड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओगे तो आपको सोने की कीमत का पता चल जाएगा, हाँ ये कैसा पेयर है। हर पेयर की मतलब चलने का तरीक़ेकार एक अलग ही होता है। तो हाँ भाई ये ऐसे चलता है, आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, पीर के दिन ये मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, ये भी पता चल जाएगा। अच्छा जी, मार्केट फिर उसके बाद एक कितना नीचे आती है, ये भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई मार्केट सिर्फ इतना नीचे आती है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकती, या मार्केट आज के दिन इतना ऊपर चलेगी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती प्राइसेस की। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप काम करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई कल इसने ये हरकत की थी तो आज ये हरकत नहीं करेगी, या एक हफ्ते पहले इसने ये हरकत की थी तो भाई ये अब ये हरकत नहीं करेगी, या अब आने वाला महीना एंड हो रहा है तो अब मार्केट ये हरकत कर सकती है। अब ये सारी की सारी चीज़ें कब पता चलेंगी? वक्त के साथ, जब जितना ज़्यादा टाइम बिताओगे। ये बिल्कुल ऐसी है कि आपका एक दोस्त होता है जो बचपने से साथ होता है, ठीक है ना। तो वो जो एक दोस्त जो बचपने से साथ होता है ना, उसकी आपकी हर चीज़ का पता होता है कि हाँ ये मेरा एक दोस्त है, इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, या मैं इससे क्या बात करूँगा इसको बुरा लग जाएगा, या मैं इससे किस किस्म का मजाक कर सकता हूँ, या किस हद तक मैं मजाक कर सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे साथ इजी रहेगा, या मैं अगर इससे ज़्यादा अवर मजाक करूँगा तो भाई इसको बुरा लग जाएगा, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो सारी की सारी चीज़ें आपको जब भी पता चलेंगी जब उसके साथ आपने टाइम बिताया होगा, या वो एक ही दोस्त आपका शुरू से रहा होगा। अब इसी तरीके से अगर आपके 10 दोस्त हों, ठीक है। अब 10 दोस्तों के साथ मतलब अलग अलग आप उसको टाइम दे रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो 10 की मतलब आपको 10 दोस्तों की इतनी आदतें पता नहीं चलेंगी जितने जो एक बचपने से दोस्त साथ होगा ना उसकी आदतें पता होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं भी ये कहता हूँ कि भाई एक पेयर सुकून से बैठो। सुकून से बैठने से मसला ये है कि जो भी आपका मतलब डेली का कमाने का है वो आपका गोल्ड निकाल के दे देगा आपको खामोशी से। तो जब हमारा एक पेयर के अंदर काम हो रहा है तो फजूल का जो सर दर्द है या टेंशन है या रिस्क बढ़ाने वाली बात है, ठीक है, तो उसके पीछे हम नहीं जाते, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाओगे, हाँ भाई इजी हूँ मैं गोल्ड के अंदर, मैंने इजी से प्रॉफिट निकाल लिया, या भाई मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, तो अगर चाहो तो आप एक और पेयर के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। वो पेयर कौन सा होगा आपका? वो होगा GBP USD। गोल्ड के बाद अगर आपका दिल चाहे किसी पेयर के अंदर काम करने का, वो होगा आपका GBP USD। बेहतरीन पेयर है, ठीक है। बरतानिया की करेंसी है, पाउंड, बड़ी मतलब कदीम करेंसी है ये, ठीक है ना। तो ये बड़ी डॉलर उसके साथ बड़ी टक्कर चलती है इसकी। तो इसमें आप काम कर सकते हो, ये अच्छी मार्केट जाती है। और अगर इसके बाद अगर और दिल चाहे आपका कि सर जी एक पेयर और बता दें, तो भाई दूसरा पेयर आपके पास आ जाता है यूरो USD। इनकी भी बहुत ज़्यादा मतलब टसल चलती है आपस में ना, यूरो USD की, ठीक है, यूरोप की और USD की। तो ये 3 पेयर ऐसे हैं आप जो अपने साथ लेके चल सकते हो अपने अकाउंट के हिसाब से, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा है अच्छे पेयर, लेकिन पर ये तीनों जो है ना सुपर वाले पेयर हैं। अच्छा, इनके तो आपने देख लिए सिंबल, ये जो सिंबल्स नज़र आ रहे हैं ना आपको कि भाई यूरो USD, ये सारे के सारे याद करने हैं आपने, मैं इसकी तस्वीरें भेजूंगा। ये सातों के सातों आपको याद होने चाहिए भाई, ठीक है। ये सातों के सातों पेयर आपको याद करने हैं कि भाई USD CHF, इनके जो पेयर्स हैं नाम याद होने चाहिए, कम से कम ये याद होने चाहिए। और गोल्ड का जो पेयर का सिंबल है वो मैं आपको बता देता हूँ, XAU वर्सेस USD, ठीक है। इन्होंने जो डंडा मारा हुआ है ना इसका वर्सेस, मतलब ये वर्सेस ही है, ठीक है। अगर मैं वर्सेस ना लिखूं तो सिर्फ स्लैश मार दो ना तो समझ जाना हाँ भाई ये वर्सेस है। XAU USD। अब बच्चे बहुत सारे बोलते हैं सर जी ये XAU क्या है, मतलब गोल्ड का अगर कोई शॉर्ट फॉर्म लिखना होता GOD या GD लिखते थे समझ जाते। तो भाई ये जो मेरे पास गोल्ड है ना, गोल्ड ये है एक धात, ठीक है, मेटल है, ये धात है। तो इसका जो सारी जितनी भी धातें होती हैं ना हमारे पास, तो वो उनके क्या चलते हैं, केमिकल सिंबल्स चलते हैं।
तो केमिस्ट्री अगर किसी ने हमने तो नहीं पढ़ी, तो केमिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ी है तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी, जो गोल्ड का सिंबल आता है, जैसे वाटर का आता है ना, H2 आता है, कार्बन का CO आता है, पता नहीं क्या होता है, तो गोल्ड का इसमें XAU आता है, केमिकल इसका सिंबल है, तो यही का यही सिंबल हम मार्केट भी इसको यूज़ करती है। इस तरीके से सिल्वर का भी होता है, XAG होता है, ठीक है, ये सिल्वर का सिंबल होता है, केमिकल सिंबल। तो यही मार्केट के अंदर हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, गोल्ड क्यों ट्रेड होता है यहाँ पे? क्योंकि कमोडिटी के अंदर आता है, और दूसरा हमारे पास जो सबसे पुरानी कदीम करेंसी होती है, ठीक है। पुराने ज़मानों में क्या चलता था? ना डॉलर होता था, ना पाकिस्तानी रुपीस होते, कुछ भी नहीं होता था। क्या चलता था भाई? सोने के सिक्के, गोल्ड। तो जितनी भी पहले की आपकी करेंसी थी, तो वो थी गोल्ड। तो गोल्ड का हमारे पास जो मुकाबला होता है वो किससे होता है? दुनिया की सबसे हैवी करेंसी डॉलर से, ठीक है। तो हम जो भी ट्रेड करेंगे वो XAU, गोल्ड वर्सेस USD के अंदर करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ ले। आ गया सर समझ में आप तक।